नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं विषय गणित के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को करने की सीरीज़ में हम वर्ष 2024 के प्रश्न पत्र को करने के बाद 2023 के वार्षिक प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के फर्स्ट सेकंड पार्ट और 2024 के वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही आपसे एक आग्रह है मेरा कि यदि मेरी आवाज़ तेज़ी से सुनाई दे, जल्दी जल्दी अगर मैं बोलूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में, मतलब प्लेबैक स्पीड 1x को 0.9x करके देखिए और बार बार रिपीट पे वीडियो को देखिए तो अच्छा समझ में आएगा आपको। और एक और कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9302064566। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं कोई समस्या हो किसी भी चीज़ को लेकर तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबरी से 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखिए। विविक्त कर का सूत्र लिखिए। बेटा जैसे मलेरिया टेस्ट की आजकल स्ट्रिप आने लगी है ना जांच करने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक तरीका है जांच करने का, जो द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c बराबरी से 0 के जो मूल निकलेंगे, मूल मतलब इसके जो मान निकलेंगे, x के दो घात है तो दो मान निकलेंगे, x का एक मान निकलेगा, एक और मान निकलेगा, ऐसा x के दो मान निकलेंगे, है ना। तो ये जो x के जो दो मान निकलेंगे, ये मान कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, समान होंगे एक समान या अलग अलग होंगे, इनके बारे में जांच करने के लिए एक विविक्त कर है, जिसे हम d से दर्शाते हैं। d यानी हो गया विविक्त कर, विविक्त कर। और एक क्या फार्मूला है विविक्त कर का? विविक्त का फार्मूला है बेटा b² - 4ac। इसमें ये जो है a, ये b और c, इन मानों को, ये x² गुणांक a, x गुणांक b चिन्ह सहित लेना है, और अचर पद c, इन मानों को यहाँ पे रख के हल करके देखते हैं। और यदि उनके मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य आए तो उस आधार पर हम बताते हैं कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। यहाँ आपसे विविक्त कर का सूत्र पूछा है तो आप लिख देंगे विविक्त कर बराबरी से b² - 4ac, ये मान उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमें सीखना है, यदि विविक्त कर का मान बेटा धनात्मक आया, मतलब 0 से बड़ा आया, तो मूल होंगे, दो मूल होंगे, और दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, क्योंकि धनात्मक मान आया है, पॉजिटिव आया न्यूज़, और दोनों वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग मान प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न। और अगर इस विविक्त कर यानी b² - 4 शून्य के बराबर हो गया, शून्य हो गया, तो भी मूल होंगे बेटा, दो होंगे, और दोनों के दोनों वास्तविक होंगे, परंतु समान होंगे, एक जैसे। मानते हैं अगर एक मूल x का मान -3 मिलेगा तो दूसरे का मान भी -3 मिलेगा, है ना। वैसे वैसे मान होंगे, दोनों के दोनों एक समान होंगे, होंगे दो मान वो, पर एक जैसे होंगे। पर अगर नेगेटिव न्यूज़ मिली, मतलब कि विविक्त कर यानी b² - 4ac का मान 0 से छोटा निकल गया, 0 से छोटा बोले तो ऋणात्मक मान निकल गया, तो नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। नेगेटिव न्यूज़ मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं, नहीं नहीं की न्यूज़ मिली आपको, ना कि कोई वास्तविक मूल नहीं, नेगेटिव निकलने पर, मतलब ऋणात्मक निकलने पर, 0 से छोटा निकलने पर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ उत्तर हो गया विविक्त कर का सूत्र b² - 4ac। अगला है सूत्र पूछ लिया इसने, कह रहा है n पदों का योग का सूत्र लिखिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग के सूत्र दो तरीके से पढ़े होंगे आपने, एक पहला पद आखिरी पद के रूप में और एक पहला पद सार्वंतर के रूप में n पदों के लिए। तो n पदों के सूत्र का योग को लिखते हैं सम, तो हम इसको दर्शाएंगे सम फॉर s से, s फॉर सम से, s n मतलब सम ऑफ n नंबर्स, n पदों का योग बराबरी से कैसे लिखते बेटा? पहले होता है n/2,
जितने पद है उनका आधा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। याद रखेंगे सूत्र को। एक और सूत्र है Sn बराबरी से n/2 a प्लस l। इनके बारे में और विस्तार से आपको प्रश्नों का जब हल कराएंगे तब बता देंगे, ठीक है। पहला पद धन आखिरी पद n/2, यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 × d। यहाँ पे हमें कौन सा सूत्र लिखना है, लेकिन ये वाला सूत्र लिखना है बेटा, n पदों के योग के लिए ये वाला सूत्र लिखना है, ठीक है। Sn n पदों का योग बराबर से n/2 2a प्लस n-1 × d। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन 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 करना मतलब ऊपर की ओर ये करना, उन्नयन उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। चलो इस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपने बेसिक्स पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के परिचय ऊंचाई एवं दूरी अध्याय से, या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय नाम से, जिसमें आपने 2-3 चीज पढ़ी होंगी पहले। जैसे एक पढ़ी होंगी आपने दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। एक पढ़ा होगा आपने क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर। इनके बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। देखिए हम किसी भी चीज को या तो अपनी नजर के सामने रहे तो बिल्कुल सामने सामने देखेंगे, या फिर कोई चीज, ये कोई वस्तु हमसे ऊपर है तो हम ऐसा सर ऊपर उठा के देखेंगे, नीचे है तो सर नीचे झुका के देखेंगे। तो जब हमारा जो लाइन ऑफ, जो हमारे आंखों से देखने की जो सीध होती है, लाइन जो होती है जिससे हम देख रहे हैं, उसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करूं तो ऐसा बोलेंगे, जो प्रेक्षक मतलब हम जो देख रहे हैं, हम प्रेक्षक बोलेंगे देखने वालों को। देखने वालों से जो वस्तु को हम देख रहे हैं वहां से आंखों से लेकर उस वस्तु तक की सीधी रेखा को दृष्टि रेखा बोलेंगे। प्रेक्षक की आंखों से लेकर वस्तु के बिंदु तक की रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ऐसा इसकी परिभाषा है, ठीक है। क्षैतिज स्तर क्या होता है, वस्तु के प्रेक्षक की आंख के सिध में, मतलब उसके सर के सिध में, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ मैं आपको। चलो उदाहरण के तौर पे बिल्डिंग ले लो, ठीक है। बिल्डिंग पे यहाँ पे एक झंडा गड़ा हुआ है, ये झंडा लहरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक भाई साहब खड़े, ये भाई साहब बना दिए अपन ने, ये इनकी आँख है, स्माइल भी कर रहे हैं, धरती पे खड़े हैं। अब इस व्यक्ति का क्षैतिज स्तर का मतलब क्या होगा, इसकी जो सर, इसके आँख की जो सीधे ये वाला। और याद रखिए क्षैतिज स्तर हमेशा भूमि के समांतर होता है, मतलब ये धरती है ना, ये धरती ऐसी है, इस धरती के समांतर होगा ये क्षैतिज स्तर, ठीक है। डजंट मैटर कि ऊपर होकर देख रहा है, नीचे होकर देख रहा है, कहीं भी इसके सर के सीध में बिल्कुल भूमि के समांतर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर इसके सीध में, इसके सर के सीध में बिल्कुल भूमि के समांतर। अब ये बंदा ऊपर की ओर मुँह कर रहा है, इसने मुँह जब नजरें उठाई और नजरे से ऊपर यहाँ देखा, किसको देखा, इस झंडे को देखा। देखो जरा ध्यान से, इस झंडे को देख रहा है, तो सर को उन्नीत ऐसा ऊपर की ओर लाना पड़ा उसको। तो जब ये क्षैतिज स्तर के बीच में, और ये जो जिसकी आँख है ना, जो इसकी जो आँख ये देख रही है, आँख की सीध से वस्तु तक की, बिंदु तक की जो लाइन सीधी बन रही है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको लाल से बना देता हूँ मैं, ये है दृष्टि, लाल का है, ये है लाल, ये है दृष्टि रेखा, ठीक है। इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आँख से वस्तु के बिंदु तक को मिलाने वाली सीधी रेखा, उसकी आंखों की सीध, मतलब आंखों की सीध मतलब जो देखने वाली है उसकी, उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो क्षैतिज स्तर ये और दृष्टि रेखा ये, इनके मध्य जो कोण बन रहा है उस कोण को बोलेंगे। पर ऐसा नीचे भी होता है, नीचे झुक के देखता हो तो आपको इसको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को, जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं, जबकि वह कोण क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर बन रहा हो, उसे उन्नयन कोण कहेंगे। याद रखिए, आप कई बच्चों को मैंने देखा है वो सिर्फ आंसर में ऐसा लिख देते हैं कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण कहलाता है। तो उसके बीच बनने वाला उन्नयन भी कहलाता बेटा, और नमन भी कहलाता। जब वो कोण ऊपर की ओर बनेगा तो उन्नयन, ऊपर मुंह उठा के देख रहे, आंखें ऊपर करके, सर ऊपर उठा के। नीचे बनेगा तो अवनमन करूंगा, अवनमन, नीचे की ओर, नमन मतलब झुकना, अवनमन, है ना, इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख ले, इस बार हम बंदे को बिल्डिंग पे खड़े कर देते हैं। ये बंदा ऊपर खड़ा हुआ बिल्डिंग पे, और नीचे इसके हाथ बना दो, ठीक है ना। नीचे इस बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे एक गेंद बड़ी हुई है, ये फुटबॉल बना दी, छोटी सी गेंद बना दी, छोटी बनाते, गेंद ही है। तो इसका क्षैतिज स्तर क्या होगा, ये देखो भूमि के समांतर
उसके सर उसकी आँख के सीध में, ये हो जाएगा बेटा उसका क्षैतिज स्तर। उसकी दृष्टि रेखा क्या होंगी, उसकी आँख से वो कहाँ देख रहा है, उसकी आँख से वो देख रहा है इस गेंद को। तो प्रेक्षक की आँख से लेके वस्तु के बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण को, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण को भी यहाँ पे बोलेंगे वही बात, पर यहाँ पे अवनमन कोण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोण है नीचे बन रहा है, क्षैतिज स्तर से नीचे, तो ऐसा बोलेंगे हम। सिंपल सीधा अगर लिखना हो तो कि क्षैतिज स्तर व दृष्टि रेखा के मध्य बने हुए कोण, जबकि कोण क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बने, उसे अवनमन कोण कहते हैं। यह भी बोल सकते हैं कि जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर हो, उसे अवनमन कोण कहते हैं। और यहाँ पे बेटा क्या होगा, फिर से वही कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण को, जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर हो या कोण क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर बन रहा हो, तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। याद रखिएगा। चलो एक और तरीके से एक और बनाता हूँ छोटा चित्र में, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कैसे आप कर पाते हैं। अब गेंद में नहीं ले रहे अपन, ध्यान से देखना, इससे एक और कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। यहाँ पे एक बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक बंदा, ठीक है, इसका क्षैतिज स्तरीय, इसका क्षैतिज स्तरीय, ठीक है, ये इसको देख रहा है, देख रही जो मानना आपको, ये भी इसको देख रहा है, तो दोनों की जो लाइन ऑफ साइट है, जो आंखों की सीधे, वो एक जैसी हो गई, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इसका क्षैतिज स्तर और इसकी दृष्टि रेखा के जो बीच में कोण बनेगा वो कोण, और इस बंदे की इसकी क्षैतिज स्तर और इसकी दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो दोनों कोण। अब इसमें ये कहलाएगा उन्नयन, क्योंकि देखो ऊपर होके देख रहा, क्यों? क्योंकि जो है दृष्टि रेखा यहाँ पे क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर है, तो ये उन्नयन कोण कहलाएगा। ये कहलाएगा अवनमन कोण, क्योंकि यहाँ जो दृष्टि रेखा है ये क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर है, ठीक है। और एक और चीज़ हम याद रख सकते हैं इससे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। देखो ध्यान से, ये समांतर है, ये क्षैतिज स्तर के समांतर है, क्षैतिज स्तर, समांतर रेखाओं के मध्य ये जो लाइन ऐसी जा रही है तो जेड बन रहा है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। ये भी याद रख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो गया क्या? एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, हाँ एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्पर्श रेखा वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए, अगर आपको कुछ नोट करना रहा या दोबारा सुनना रहा तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा पॉज करके आप लिख भी सकते हैं ना, अच्छे से हो जाएगा फिर आपका वो। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को, तो ये हो गया हमारा वृत्त, और ये हमने एक बना दी स्पर्श रेखा, इसको टच करके स्पर्श करके जा रही है, तो बेटा एक बिंदु पे स्पर्श करती है इसलिए स्पर्श रेखा कहलाती हो। तो याद रखिए, पिछले इसमें परिभाषा आई थी, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कई बार पूछा गया है प्रश्न, याद रहना चाहिए आपको। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। खुद सोचो, ये वृत्त है, ये उसकी स्पर्श रेखा, उभनिष्ठ मतलब जो दोनों के पास में हो। चित्र अच्छा नहीं बना, ये वृत्त, ये स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये सिंगल बिंदु जिस पर स्पर्श कर रही है, उभनिष्ठ बिंदु, ये उभनिष्ठ बिंदु इस वृत्त पे भी है और इस स्पर्श रेखा पे भी है, तो इस बिंदु को बोलेंगे बेटा स्पर्श बिंदु, ठीक है। आगे चलते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? पासा आप सभी ने देखा है, उम्मीद है, दिखा देता हूँ मैं 1 मिनट आपको। ये लाई मैंने पासे की इमेज, ठीक है। ये पासा आपने देखा होगा इसके पहले भी। पासा मतलब डाइस, ठीक है, ठीक है, डाइस, डाइस वो गुलाने वाली गोटी, लूडो में जो भी आप सांप सीढ़ी लूडो जो भी खेले होंगे आपने अपने अपनी एज के अनुसार, तो उस डाइस में ना 6 फलक होती है, 6 फलकों पे नंबर होते हैं, या तो उन पे ऐसा डॉट बने होंगे 1 2 3 4 5, आपका फेवरेट 6। तो ये 1 डॉट का मतलब एक को डिनोट, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, 4 डॉट का मतलब 4, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6। कई डाइस में देखा मैंने वो नंबर ही लिख देते या ऐसे रोमन निशान होता, 1 2
3, ये ऐसे डाइस बहुत कम मिलती है, लेकिन 4, 5 और 6 मैक्सिमम यही वाली डाइस मिलती है। इसमें डॉट बने होते हैं, बिंदु बिंदु बिंदु। इस देखो इस टाइप इस पे बने हुए, यहाँ पे 4 है इस प्लग पे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। मेरा एक दोस्त था, उसका लक बहुत गंदा था खेलते वक्त, और जब भी गोटी फेंकता था उसके इसमें डाइस मालूम कौन से आती थी, एक मस्त सुंदर से एक आता था, चल ही नहीं पाता था बेचारा, पिछड़ जाता था। और हम कुछ लोग थे जिनका लक अच्छा था, 6 आते थे, घोड़े की चाल से दौड़ते थे। चलिए इस बात से कोई मतलब नहीं इसका। तो डाइस सबने देखी है और आपको पता है उसके ऊपर क्या क्या आता है, ठीक है। तो पासा मतलब डाइस, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया। मुझे एक बात बताओ बेटा, पासे पे क्या क्या आता है, कहाँ से कहाँ तक संख्या आती है, अब खुद बताया आपने, पासे पे कहाँ से कहाँ तक आती है बेटा, 1 से लेके 6 तक। तो पासे पर 8 कहाँ से आएगा, अगर संख्या ही उस पर 6 तक है तो 8 आने की क्या प्रायिकता है। पासे पे आ सकता है, क्या क्या आ सकता है पासे पे, आने वाले कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कोई भी एक चीज़ आएगा, उसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो पासे पे तो 8 आ ही नहीं सकता, तो कितने बार 8 आ रहा, बोले सर कुल 6 घटनाएं हो रही, उसमें से 0 बार 8 आ रहा, प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, 0 प्रायिकता हो जाएगी। ये जो घटना है बेटा असंभव घटना है। जब एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक नंबर है तो उस पर 8 कैसे आ सकता है ऊपर, तो असंभव घटना, एक ही पासे को फेंक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता हो जाएंगी 0, ठीक, याद होना चाहिए आपको। अच्छा मैं इसमें से कुछ प्रश्न करता हूँ आपसे, बताना आपने मुझको, एक पासे को फेंकने पर उस पर 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो 6 में से ये 6 चीजें, उसमें 4 कितनी बार आता है, एक बार आता है, तो बोले 1/6। एक पासे को फेंकने पर पासे पर 2 के गुणज, मतलब 2 का पहाड़ा, 2 के मल्टीपल आने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को कुल कितनी चीज़ें आ सकती है बेटा, 6 चीज़ें आ सकती है। उसमें से जो आपको बोला गया है वो परिणाम कितनी बार आ सकते हैं, 2 के गुणज बोले तो ये 2 4 6, कितनी चीज़ें हो गई इसे, 3, 3/6 यानी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। एक और प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, एक पासे को फेंकने पर पासे पर 3 या 3 से अधिक आने की प्रायिकता, कह रहा हूँ मैं 3 या 3 से अधिक, पासे में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 6, उसमें से 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक बोलते तो सिर्फ मैं 4 5 6 लेता, पर उसने बोला 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, तो 3 भी उसमें इंक्लूडेड है, 3 बोला है उसने, तो कितनी चीज़ें हो जाएंगी, 1 2 3 4, 4 प्रकार से आ सकता है, कितने में से, 6 में से 4 बार ऐसा हो सकता है, 4/6, 6 में से 4 बार हो रहा है, तो प्रायिकता हो जाएंगी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 हो गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। ऐसे और क्या पूछ सकता हूँ मैं आपसे, आप खुद बताना। एक प्रश्न आप पे छोड़ते हैं, हाँ, एक पासे को फेंकने पर पासे के फलक पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर पासे पर आने वाली संख्या विषम संख्या होने की, सम संख्या होने की, ऐसी प्रायिकता बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, ठीक है। ये वर्ग क्या होता, वर्ग की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज़ सांख्यिकी में मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा। जो ऐसे लिखा होता है ना 20-40 या 20 से 40, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, या वर्ग बोलते हैं वर्ग अंतराल। जब आंकड़े ऐसे खुले खुले अवर्गीकृत नहीं होते, उनको वर्गीकृत रखा जाता है, तो उनको ऐसे लिखते हैं 20 से 40, मतलब 20 से लेकर 40 तक के आंकड़ों को इनके अंदर, इसके अंदर दर्शा दिया गया है। इसमें ऊपरी सीमा सम्मिलित नहीं होती बेटा, 40 सम्मिलित नहीं है इसमें, मतलब 20 से लेके ये जो इसके पहले क्या पढ़ा होगा 39.9999999 जब तक लेना है आपको तब तक ले सकते हैं, पूरा पूरा 40 में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा जो वर्ग अंतराल लिखा होता है, जैसे लिखा 40-50, तो इसमें 40 से लेकर 50 तक के आंकड़ों को दर्शाया जा सकता है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, जो वर्ग अंतराल है इसमें जो डेस्क लगा के लिखते हैं, इधर जो छोटा अक्षर होता है इसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, सीमा मतलब लिमिट, बाउंड्री, 40 तक है इसकी इधर लिमिट। इधर क्या बेटा, इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ी भी होंगी ये, ऐसे बोल देते थे, बोलते निम्न वर्ग सीमा बताओ, उच्च वर्ग सीमा बताओ, तो आप बता सकते हैं इसकी निम्न वर्ग सीमा 40, उच्च वर्ग सीमा 50, ठीक है। इस प्रश्न में क्या होंगी निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा होंगी 20 और उच्च वर्ग सीमा होंगी 40, पर वो नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है, वर्ग चिन्ह, वर्ग का चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह
वर्ग चिन्ह का मतलब होता है बेटा इस वर्ग के बीचों बीच का आंकड़ा, इसके बिल्कुल मिडिल में आना पड़ेगा आपको, 20 और 40 के बीचों बीच में। कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज़ के बीचों बीच में जाने का मतलब है उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देना, उनके इन बिटवीन बिल्कुल मिडिल में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या है वर्ग चिन्ह का? ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी निचली बोल सकते हैं इसको, उच्च निम्न के अलावा, ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा राइटिंग इसमें मुझे अपनी दी बट्टे 2। ठीक है, ऐसे करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के बट्टे आधे कर दो, बीचों बीच पहुंच जाएंगे। अब देसी क्वेश्चन में 20 और 40 के बीचों बीच में क्या आता है? बोले सर बीचों बीच में 30 आएगा, ऐसा देसी बता देते हैं, मतलब बेसिक तरीके से। पर आपको ऐसा उटपटांग रहता है, जोड़ना ही पड़ेगा। 20 धन 40 और बट्टे 2 कर देंगे तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा। 40 20 60, 60 के बट्टे 2, 60 का आधा कितना जाएगा बेटा? 30, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 30। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर देना। एक वर्ग अंतराल दे रहा हूँ मैं आपको, इसकी निम्न वर्ग सीमा क्या है बताएं? ठीक है, आगे बताएं इसकी उच्च वर्ग सीमा क्या है? ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह क्या होगा बेटा? दोनों के बीचों बीच। कैसे निकलेगा दोनों के बीच? जोड़ के कर दोगे आधा, भले वो दशमलव में उत्तर क्यों ना है। ठीक है, करिए इस प्रश्न को, और हम अगर कठिन लग रहा हो तो इसको 70 को 80 बना लो, सरल ही हो जाएगा फिर तो। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हाँ, अगर समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज के, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। ये कोण है ना, ये वाले कोण, संगत कोण इनके बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत कोण बराबर और भुजाएं क्या होंगी बेटा? समानुपाती। बराबर हो जाए तो सर्वांग समता हो जाती है, भुजाएं भी अगर बराबर हो तो दो समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सत्य बात है। ठीक है, क्या बोल रहा है अगला? क्या है, वही चीज पूछ ली क्या फिर से? नहीं, पढ़िए ध्यान से। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अच्छा क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर कैसे होगा भैया? चलिए, पहला वाला सत्य था, दूसरा वाला है असत्य। इसको समझ भी लेते हैं कैसे सत्य। देखिए बेटा, जब हम भुजा लिखते हैं, त्रिभुजों की भुजा जो है उनको क्या में लिखेंगे हम? जैसे भुजा मान लो 4 लिखेंगे, उसकी विमा लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, एक विमा हो गई यहाँ पे। पर जब हम क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल को उत्तर काय में लिखते हैं आप खुद बताओ? सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ क्या हो रहा है? सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी विमाओं को गुना हो रहा है? 2। अब यहाँ देखो, अब भुजा जो उसके अंग है उसमें एक विमा है, यहाँ पे 2 विमाओं को गुना है। तो बेटा हमेशा जो है ना, अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो वर्ग का और इसका अंतर होता है इसमें। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात और भुजाओं के अनुपात में अंतर होता है। भुजाओं का अनुपात सिंगल विमा का अनुपात होगा, क्षेत्रों का अनुपात वर्ग में होगा। ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात है 4:5, अगर भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बेटा? क्या 4:5 होगा? नहीं, ये सेंटीमीटर में था, और क्षेत्रफल काय में आता है? सेंटीमीटर वर्ग में। तो ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। याद रखिएगा, भुजा 4/5 है। फिर से एक और बता देता हूँ, भुजा का में अनुपात 4:5 है, तो क्षेत्रफल में वर्ग हर बार अनुपात होगा 4×4/5×5, 16/25। ठीक है, और फिर आयतन में, आयतन की वह कितनी होती है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 बार होता है सेंटीमीटर गुना, क्यूब घन में आता है। तो फिर क्या होगा इसमें? आयतन 4×4×4/5×5×5, ऐसे अनुपात होगा इनका, याद रखिए। भुजा में सिंगल जो अनुपात है वही अनुपात वर्गाकार वर्ग रूप में हो जाएगा क्षेत्रफल में, और उसी का क्यूब हो जाएगा तो काय का अनुपात निकल आएगा? आयतन का। ठीक है, बहुत जरूरी है, आगे कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत काम में आएगा आपके। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं हो सकता। भुजाएं सिंगल विमा है, क्षेत्रफल में 2 विमाओं का गुना होता है, आयतन में 3 विमाओं का गुना होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अरे सत्य भाई, माँ के मुँह हट गई।
चलिए क्या लिखा है अगला। हाँ ये तो भी बताया मैंने आपको, ध्यान से पढ़िए। दृष्टि, अगर आपने वीडियो पूरा पूरा देखा है तो दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु जो देख रहा है के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। अभी पढ़ा है मैंने आपको, तो क्या है बेटा? ये सही बात बोली उसने, सत्य है। फिर क्या बोल रहा है अगला चौथा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं, असत्य बेटा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं है। एक व्रत और रेखा के बीच में क्या क्या हो सकता है? अगर व्रत है, ये व्रत का घर है, व्रत की डेहरी है, या अंदर भाग है, तो एक रेखा बाहर है, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे को काट नहीं रही, टच नहीं करी, प्रतिच्छेद नहीं हो रही, इनको बोलेंगे आपस में कैसी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा, लिख लेना सही सही। और एक रेखा है जो इसको ऐसा फाड़ के निकल जा रही बीच में से, दो बिंदुओं पे इसको टच कर रही है, मतलब दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो रेखा व्रत को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे उसको बोलते हैं बेटा छेदक रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ये दो बिंदुओं पे, कितने पे? दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, याद रख लेना, क्वेश्चन बार बार बन रहा है इससे। परंतु स्पर्श रेखा क्या होती है? जो किसी व्रत को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद का मतलब है कुल मिला के टच कर रही है वो, टच यानी स्पर्श कर रही है, टच करके निकल जा रही, छू के निकल जा रही, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा? व्रत को एक बिंदु पे स्पर्श करे या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है, छेदक रेखा नहीं। तो स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है? नहीं, असत्य, ठीक है। छेदक रेखा दो बिंदु को फाड़ के निकलती है। क्या बोल रहा है? इसके बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीखा अपन ने, अनुपात घटा देते हैं अपन, सॉरी निर्देशांक घटा देते हैं, एक्स निर्देशांक से एक्स निर्देशांक घटाते, 7 में से 0 गया 7, 7 का वर्ग करने में लेते हैं ना घटा के, धन 1 में से 0 गया 1, 1 का वर्ग, कुल मिला के मूल बिंदु से दूरी निकाली। क्या होगा बेटा? 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, सेकंड निकालो, 40, 49 और 1 50, 50 की करनी 25 दूनी 50, क्या होगा बेटा? 5 करनी 2 के बीच की दूरी 5 करनी 2, बोले हाँ है, सत्य बात है। आखिरी क्या है? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, हैं? यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान हो, असत्य। देखिए बेटा, ये बहुत स्मार्ट तरीका है बिजनेस में भी, अब बताते कैसे, पहले तो समझ लो। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई कितनी बेटा? h, इसी ऊंचाई का, इसी h ऊंचाई का, देख लो ये h ऊंचाई का और इसी r त्रिज्या का अगर मैं एक शंकु लूँ, ये बना शंकु, ठीक है, इसी के अंदर बना दिया मैंने आकर, तो समझो। अब बाहर बना देता हूँ, उतनी इसकी त्रिज्या मान लो, ये r वही की वही, और ये वही, जितना ऊंचाई था उतना ऊंचाई है। तो इनके आयतनों में बेटा 3 गुना का अंतर होता है। मतलब बेलन के आयतन से, तो आप याद रखते हैं शंकु का आयतन का बच्चे, बेलन के आयतन का 1/3 आयतन होता है किसके अंदर? शंकु के अंदर। और बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कम जगह उतना ही ऊंचा दिखाई देगा, पर उसमें आयतन कितना होगा? 1/3। तो ये सत्य है। और आपने खासकर देखा होगा कई जगह में, अब देखो चाय की ग्लासेस पहले ऐसी होती थी थोड़ी, वो कारण ये था, चलो वो तो रखने हैं इसके हिसाब से, सीधी भी हो सकती है, पर धीरे देखो आप चांद की चाय की ग्लासेस कई दुकानों पर ऐसी हो रही शंकुआकार, धीरे धीरे उसका जो पाद है वो छोटा सा बच जा रहा है, और बहुत कम, उसमें भी यहाँ तक भर के दे रहे हैं आपको, पूरा पूरा भर के दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? आधी कप चाय दी आपको अगर यहाँ तक भरी है तो? नहीं दी बेटा, आधे से बहुत कम दी है आपको, आधे के लिए उसको लगभग इतना भरना पड़ेगा जो आपको बहुत फुल में दे रहे होंगे ऐसा, ठीक है। बहुत कम आयतन है, क्योंकि बहुत कम आयतन है यहाँ पे, बहुत बड़ा आयतन है शुरू शुरू में, ठीक है, ऐसा याद रखना। ये इस आयतन के खेल का ही उपयोग किया जाता है। बोलते गणित, मैंने अभी किसी नेता का इंटरव्यू पढ़ा था, नाम नहीं लूंगा, उसने बोला था कि इतनी ज़्यादा गणित पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कक्षा 5वीं 7वीं 8वीं तक की गणित तो ज़िंदगी भर काम आती है। अरे भाई, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है सब बैठे हुए हैं, कैसे कमा रहे हैं लोग, है ना। शंकुआकार आकृति बहुत कम आता है। अब देखो आप आइसक्रीम का एक डब्बा लो, चलो उदाहरण के तौर पर, आपने इस आइसक्रीम का डब्बा लिया, इतना बड़ा डब्बा है, ये आपको मिल रहा है 20 रुपये में, और उतना ही ऊंचा, उतना ही गोल एक शंकु आकर के कोन ले लिया अपना आइसक्रीम का, ये मिल रहा है 10 रुपये का। तो बोलेंगे अरे वाह ये पूरा है। नहीं बेटा, लेने के लिए कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें 10 ml आइसक्रीम आ रही होंगी तो उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का बेलन आप लेंगे, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का बेलन लेंगे आप, तो उसमें कितनी आ रही होंगी? 10 से 3 गुना, 30 ml। 10 रुपये में 10 ml मिल रही थी, यहाँ 20 रुपये में आपको 30 ml मिल रही थी, ये बेहतर है, याद रखना, ठीक है। फुटाने जो मिलते हैं आपको, ऐसा ऐसा लगता है बहुत सारा भर के दे रहा हो, आखिरी में जब आप फुटाने का जो देखते हैं ना, जिसमें चने मिलते, नीचे यहाँ फिर फुदले फादले होते हैं सिर्फ, मतलब उसके छिलके भर होते हैं, एक दाना मिलेगा आपको फुटाने का यहाँ नीचे ऐसे में, ठीक है, ठीक है।
तो ये ऐसा बर्थडे की टोपी, आइसक्रीम का कोन, फुटाना, ये सब शंकु की आकृति है। ठीक है, अब देखना कई सारे फैशनेबल रेस्टोरेंट्स में ऐसी बड़ी प्यारी सी, ऐसी बहुत ज़्यादा चौड़ा, मतलब ऐसा व्रत लेके ऐसी बहुत ही तीव्र शंकु आकार ऐसी ग्लास होती है वाइन की, या जो उनके वो दोनों कॉकटेल मॉकटेल होते हैं ना उनकी। ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, किसी प्रकार के इस तरह सुगरी ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब ये शंकुआकार ग्लास है, आपने देखा होगा बड़ी स्टाइलिश तरीके से वो इसमें से मतलब वाइन या ऐसे रंग बिरंगी ड्रिंक्स देते हैं पीने वाले, बड़े चाव से बैठ के फोटो खिंचाते हैं, इंस्टा पे डालेंगे, तमाशे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा वो क्या लगा दिया उसने, ऐसा नींबू लगा दिया, नींबू की स्लाइस लगा दी, चलो ये बना दिया अपन ने इस स्टाइल्स में, एक स्ट्रॉ भी डाल दी इसमें। ठीक, तो आप वो पर्सन से पूरा पैसा लेते हैं उसका, ग्लास का पूरा पूरा, कि जो ग्लास है यहाँ तक भरी है उसका। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है उसमें रेड कार्ड भी लिखा होता है कि 90 ml 60 ml में इतना ऊपर तक भरा होगा इसके अंदर, मॉकटेल कॉकटेल जो भी हो। ठीक है, पर क्या उतना देते हैं आपको? नहीं। ये जिसका जो तल है ये देखो थोड़ा कम भरते हो, यहाँ पे बड़ी स्टाइल से फिर यहाँ कुछ थोड़ा पुदीना डाल देंगे, डाल देंगे, ऐसा आपने देखा होगा टीवी में, ऐसे वीडियो यूट्यूब में वीडियो में। तो ये जो इतनी जगह बची ना बेटा, ये जो ये लो बना देता हूँ, इसमें ना उतना और ड्रिंक आ सकता है जितना कि इधर पूरा नीचे भरा हुआ है सब तेज तेज। हाँ सच बात है ये है आयतन का खेल भैया, समझ रहे हो? आयतन का खेल बड़ा खतरनाक है, कंपनियां बहुत खेल करती है आपके साथ में आयतन के खेल में। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे वक्त बाम की जो शीशियाँ गोली डब्बियाँ आती थी, उसमें पूरी बाम भरी होती थी ऊपर से लेकर नीचे तक। आजकल क्या हो रहा है आप खुद को खुद पता, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मस्त वो ऐसी डब्बी तो ऐसी बनाते हैं बिल्कुल गोल सिलेंडर आकार के, पर इसके अंदर ऐसा अंदर एक अर्धगोला या ऐसा प्याला टाइप का बना देते हैं और नीचे से वो दे देते हैं, इतने में ही बाम भरी हुई है, बाम जो लगाते हैं अब सर दर्द वगैरह में। सर आयतन तो आपको लगता है इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा इसका साइज है ना, उसमें है तो इतने में ही बाम। ठीक है, अब उसके कंपेयर की कई कंपनी देखोगे अब हाथ में, ये तो आयतन का खेल हो गया कि इसमें इतनी बाम है। एक द्रव्यमान का भी खेल करते हैं, कैसे द्रव्यमान का खेल करती है कंपनियाँ? अच्छा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये रियल लाइफ में यूज़ होता है, द्रव्यमान, भार, आयतन, और कंपनियाँ आपको इसके थ्रू मैनिपुलेट करती हैं। अब आप दुकान पे गए, आपने एक बाम, दो बाम दिखाई आपको मेडिकल वाले ने या दुकानदार ने, आपने एक बाम को हाथ में देखा, दूसरे बाम को हाथ में देखा, तो आपको लगा एक बाम बहुत ज़्यादा भारी दिखी थी, वो बड़ी भी दिख रही थी, वो आपको लगा उसमें बहुत सारा है मटेरियल है। तो भरोसा रखिए, मतलब भरोसा नहीं, आप जब ध्यान से जब वो यूज़ करते हो आपको पता चलता है बाम ज़्यादा नहीं थी उसमें, जिस पात्र का वो बना था ना, अच्छा मोटा, इतना मोटा कांच था उसके अंदर। ये जो मैं मार कर रहा हूँ ना, जो आकृति बनाई मैंने, तो उसमें ज़्यादा वजन तो बाम का था ही नहीं, कांच का था। और बाम तो उसमें बहुत ही कम जगह में थी, जो अंदर की खाली जगह बची थी, मोटे मोटे ग्लास की उसकी बाउंड्री थी, इतने से में बाम थी। तो वजन तो कैसे कांच का था, उसमें बाम तो थी नहीं। और दूसरा ये ऐसा खेल करती है। ठीक है, आप भार समझ के ले आते हैं, तो सबसे अच्छी बात है आप वो पढ़ा करें, उसमें जो उसकी वैल्यूज़, उसका भार और जो लिखा रहता है ना, वो जरूरी है। कि आप 35 रुपये की ले रहे, अच्छी कंपनी की है, बोले 15 ग्राम बाम है, एक आप 35 की ले रहे उसमें 20 ग्राम बाम है, तो ये हल्की लग रही है आपको पर इसमें ज़्यादा है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल है, ये कांच की बनी हुई है, इसमें आपको लग रहा है ज़्यादा है पर इसमें है कम। ठीक है, तो इस तरह आयतन और भार में ना बड़े बड़े बिजनेसमैन और सब मैनुपुलेट करते हैं आपको, इसलिए पढ़ाई जरूरी है भाई साहब, और ज़्यादा आगे पढ़ना जरूरी है। तो बड़े बड़े नेता और मंत्री ये सब बोलते हैं ना ऐसा कि क्या ही ज़्यादा जरूरी, गणित की बेसिक गणित ही पढ़ लो, अरे कहाँ भैया। ठीक है, चलिए माफ़ करिए, आधी रात को ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब मेरे 1000 या उससे ज़्यादा या 10,000 के आसपास वो हो जाएंगे तो उसमें से देखते हैं एक और चैनल बनाएंगे जिसमें और अच्छा मटेरियल देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, ये वाला देखने के लिए धन्यवाद आपका। विश यू ऑल द लक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू से अच्छा चल रहा है आजकल। महाकाल ब्लेस यू, हमारे गॉड तो महाकाल ही है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट मेरे लिए।